एक देश में दो प्रधान, दो विधान और दो निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। का हित सर्वोपरि दल का उसके बाद वो भारतीय जनसंघ है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी के इस विशेष जिला प्रशिक्षण वर्ग की अध्यक्षता कर रहे जिलाध्यक्ष गोरखपुर श्री जनार्दन तिवारी जी, केंद्रीय ग्रामीण राज्य मंत्री, बांसगांव के सांसद श्री कमलेश पासवान जी, बहनों और भाइयों, हम सब इस बात को जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी देश ही नहीं दुनिया का एकमात्र ऐसा दल है जिसने हमेशा इस बात की घोषणा मजबूती के साथ की है कि राष्ट्र प्रथम, दल द्वितीय और व्यक्ति का हित अंतिम। राष्ट्र प्रथम के उस भाव के साथ जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों ने एक संस्कार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया, आज उसी का परिणाम है कि जब राजनीति में मूल्यों और आदर्शों की बात होती है, जब राजनीति में राष्ट्रवाद की बात होती है, तो भारत के अंदर या दुनिया के अंदर जहां कहीं भी कोई भारतवंशी रहता है, उसके सामने जो एक चेहरा दिखता है वह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का चेहरा दिखता है, और कोई निशान दिखता है तो वह कमल के फूल का दिखता है। भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना होती है, लेकिन केवल वही भारतीय जनता पार्टी का उदय का दिन नहीं है। इससे पहले स्वतंत्र भारत में जब ये देश 1947 में आजाद होता है, तो स्वतंत्र भारत में उस समय सबसे पहला कार्य हुआ कि एक राष्ट्रीय सरकार का गठन होना है। राष्ट्रीय सरकार, जिस सरकार में सभी उस समय की देश की आजादी के आंदोलन से जुड़े हुए दलों और नेताओं ने मिलकर के उस सरकार का गठन किया था, और पंडित जवाहरलाल नेहरू को देश का प्रधानमंत्री के रूप में चयन करते हुए वो सरकार आगे बढ़ी थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी उस सरकार में उद्योग और खाद्य मंत्री के रूप में काम करना प्रारंभ किए। अभी सरकार ने कार्य प्रारंभ ही किया था। भारत के संविधान निर्माण का कार्य भी युद्ध स्तर पर चल रहा था। संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और संविधान सभा की संविधान निर्माण की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे थे। छब्बीस नवंबर 1949 को भारत का संविधान निर्मित हुआ।
और 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपना संविधान अंगीकार किया। भारत ने शासन की जिस व्यवस्था को अपने यहां लागू किया वह संसदीय प्रणाली लागू हुई, जिसमें जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि शासन की व्यवस्था का संचालन करेंगे और शासन की व्यवस्था की बागडोर उनके हाथों में होगी। उनका चुना गया नेता देश के अंदर प्रधानमंत्री के रूप में और राज्यों में मुख्यमंत्री के रूप में उस व्यवस्था का संचालन करेंगे। अब ये पहला आम चुनाव नहीं हुआ, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व ने तुष्टीकरण, जिन कारणों से देश का विभाजन हुआ था, उन कारणों को अभी से फिर से भारत की राजनीति का हिस्सा बनाना प्रारंभ किया। तुष्टीकरण की राजनीति पर चलने की एक प्रवृत्ति, अभी संविधान ठीक ढंग से अमल में लागू होना प्रारंभ ही नहीं हुआ कि कांग्रेस ने उसकी आड़ में तुष्टीकरण का जो खेल करना प्रारंभ किया। उसको देखते हुए तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लगा कि नहीं, हमें कोई एक ऐसा दल जरूर गठन करना चाहिए जो देश के अंदर मूल्यों के लिए, आदर्शों के लिए, भारत की राष्ट्रीयता को ध्यान में रख करके वर्तमान को संवारने और भावी पीढ़ी के बेहतर भविष्य की दिशा में प्रभावी कार्य योजना बनाने में योगदान दे सके। और उस समय केंद्र सरकार में मंत्री के रूप में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, महान समाजसेवी, महान शिक्षाविद के रूप में जिनकी ख्याति थी। याद करिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक ऐसा नाम जो मात्र 33 वर्ष की उम्र में कोलकाता विश्वविद्यालय के कुलपति बने थे, जिन्होंने देश के अंदर 1905 में कांग्रेस के ब्रिटिशर के द्वारा बंग विभाजन की साजिश के खिलाफ उस समय के स्वाधीनता आंदोलन के साथ जुड़े हुए नेताओं ने जब ब्रिटिशर की साजिश को विफल किया, पूरे बंगाल में राष्ट्रवाद की जो लौ जली थी, उस लौ को अपनी आंखों से देखा था। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उस समय भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष के रूप में मनोनीत करते यह दायित्व उनके कंधों में डाला गया कि वह तुष्टीकरण के खिलाफ कांग्रेस की किसी भी साजिश के खिलाफ शंखनाद करें। याद करिए, 1952 में पहले आम चुनाव में और उसके उपरांत कांग्रेस की तत्कालीन नेहरू सरकार ने जब देश के साथ विश्वासघात करना प्रारंभ किया, कश्मीर संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के न चाहने के बावजूद उन्होंने धारा 370 लागू कर दी, परमिट सिस्टम लागू किया, तो उसके खिलाफ कोई एक आवाज उठी थी तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आवाज निकली थी, जिन्होंने उस समय कहा था, एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान और 2 निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। आंदोलन लोकतांत्रिक तरीके से चल रहा था, लेकिन जब सरकार नहीं मानी तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं सरकार की इस अनैतिक, भारत विरोधी, संविधान विरोधी इस कृत्य के खिलाफ मैं परमिट सिस्टम का विरोध करने के लिए कश्मीर जाऊंगा।
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अपने सहयोगियों के साथ, भारतीय जनसंघ के उस समय के नेताओं के साथ परमिट सिस्टम का विरोध करने के लिए उन्होंने कश्मीर में प्रवेश किया। उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ विश्वासघात हुआ। जम्मू कश्मीर की जेल में उनकी हत्या करवा दी गई। याद करिए, देश के लिए लड़ने वाला, भारत सरकार के मंत्री पद को इस्तीफा देकर के देश के लिए लड़ने वाला एक ऐसा वीर बलिदानी, स्वाधीनता संग्राम सेनानी, महान शिक्षाविद, भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष के रूप में उस नींव को आगे बढ़ाता है। बलिदानों की एक परंपरा, ये परंपरा आगे बढ़ती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्हें उस समय संगठन मंत्री के रूप में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ भारतीय जनसंघ के संस्थापक और उनके मूल्यों, उसके आदर्शों, उसके संविधान को आगे बढ़ाने का गुरुत्तरदायित्व दिया गया था। देश के अंदर एक ऐसा विचारक जिसने अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए भी शासन की योजनाओं का लाभ देने की बात कही, उसकी वकालत की। उन्होंने कहा था कि समृद्धि का आधार ऊंचे पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति नहीं हो सकता। जब समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के चेहरे पर खुशहाली होगी, वही राष्ट्र की समृद्धि का आधार होना चाहिए। यह बात डॉक्टर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने उस समय की व्यवस्था को झकझोरने वाले वक्तव्य के माध्यम से, एकात्म मानव दर्शन के माध्यम से देश के सामने प्रस्तुत किया था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय कालांतर में भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष बने, लेकिन उनके साथ भी वही विश्वासघात हुआ। उस समय उनकी भी मृत्यु। एक लगातार कार्य करते हुए देश के अंदर राजनीतिक स्थिरता विकास के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी इस बात को जानते थे और पहली बार 1967 में एक गैर कांग्रेसी सरकार के गठन का भी श्रेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को जाता है। भारतीय जनसंघ अटल बिहारी वाजपेयी जी और आडवाणी जी के युग में जब प्रवेश करती है, देश के लोकतंत्र पर जब कांग्रेस की काली साया छाने लग गई थी, उन्होंने लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयास किया था। उसके खिलाफ उस समय कोई एक दल था जिसने कहा था कि देखिए, देश का हित सर्वोपरि, दल का उसके बाद वो भारतीय जनसंघ है। और अटल जी और आडवाणी जी के नेतृत्व में उस समय भारतीय जनसंघ के संस्थापकों, उस भारतीय जनसंघ के नेताओं ने भारतीय जनसंघ का विलय जनता पार्टी में करवा करके लोकतंत्र को बचाने की उस लड़ाई को आगे बढ़ाया था। भारतीय यानी जब जनता पार्टी बनी, जनता पार्टी बनने के बाद वह प्रयोग पूरी तरह सफल नहीं हो पाया। अनेक कारण थे। तब 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी का गठन सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में होता है। पहला आम चुनाव, जब उसके उपरांत भारतीय जनता पार्टी लड़ी 1985 में, मात्र 2 सांसद भारतीय जनता पार्टी के जीते थे। और आज देश ही नहीं, दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी का उदय दुनिया के अंदर कहीं नहीं देखने को मिला है। भारतीय जनसंघ के संस्थापकों ने और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों ने स्थापना काल में जो कुछ सोचा था, पिछले 11 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में
वह सब कुछ साकार हुआ है। वह सब कुछ साकार हुआ है। याद करिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर के बारे में जो बात कही थी कि एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान और 2 निशान नहीं चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी की फुल मेजॉरिटी के साथ सरकार बनी, कश्मीर में धारा 370 हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया।